दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास क्लासेस 12 में। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और सब लोग की पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आज की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान, ठीक है? और कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान में पढ़ना अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और अध्याय 1 में हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल कर स्टार्ट किए हैं। एग्जाम्पल अभी तक हमने कर रखा है उदाहरण नंबर 1.3 तक और आज का उदाहरण हमारा आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में उदाहरण नंबर 1.4, ठीक है? तो अगर आप पीछे का एग्जाम्पल्स नहीं देखे, उदाहरण नहीं देखे हैं, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? ऐसा लिखा हुआ है कि क्लास 12th फिजिक्स आंकिक प्रश्न 2025-26, ठीक है? वहां से देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप एक तरफ से एग्जांपल्स कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक के, ठीक है? तो आज इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 1.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड में प्रश्न को लिखा नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्रश्न लिखता तो सारा का सारा व्हाइट बोर्ड ही भर जाता, ठीक है? तो बस मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। आप लोग जब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने पास बुक रख के किताब रख के पढ़िएगा, ठीक है? क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है? इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न हमें ये कह रहा है कि धातु का आवेशित गोला ए नायलॉन के धागे से निलंबित है। मतलब धातु का ये गोला है जो नायलॉन के धागे से बंधा हुआ है, ठीक है? फिर विद्युत रोधी हत्थी द्वारा किसी अन्य धातु के आवेशित गोले बी को ए के इतना निकट लाया जाता है। अब एक दूसरा आवेशित गोला बी है, उसको विद्युत रोधी हत्थी के द्वारा हमें क्या करना है? पकड़ के बी को ए के निकट ले जाना है, ठीक है? जैसा कि आप जब बुक में देखेंगे तो बुक में चित्र बना हुआ है 1.4 ए में, है ना? ए बी सी करके चित्र बना हुआ है, तो हमें ए वाले में देखना है, ठीक है? तो में दर्शाए अनुसार इनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? अब जब हमने गोले बी को ए के निकट तक ले गए हैं, तो इतना निकट ले गए हैं कि गोले ए और गोले बी के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी रह गई है? 10 सेंटीमीटर रह गई है। तो गोले ए के परिणामी प्रतिकर्षण को नोट किया जाता है। मतलब गोले ए बी के कारण गोले ए पर जो परिणामी प्रतिकर्षण बल लगता है, वो कितना लगता है हमें बताना है, ठीक है? तो पहले हम इस क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले ये काम हम कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, पहले हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक धातु का आवेशित गोला है ए, ठीक है? जिसको हमने क्या कर दिया, इसको हम कहेंगे स्थिति नंबर ए, है ना? अभी हम बात कर रहे हैं स्थिति नंबर ए की बात कर रहे हैं। जब आप किताब में देखेंगे तो वहाँ पे स्थिति नंबर ए बी सी करके चित्र बने हुए हैं। तो अभी हम स्थिति ए की बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक गोला है, ठीक है? जो नालायन के धागे से क्या है? बंधा है। ये गोला ए है, ठीक है? जो नालायन के धागे से क्या है? बंधा हुआ है। अब इसके निकट हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे गोले आवेशित गोले बी को ला रहे हैं, ये, ठीक है? और ये पकड़े हुए हैं जो कैसी है हत्थी? विद्युत रोधी हत्थी है। अब ये गोला ए है और ये गोला बी है और इसका ये केंद्र है, इसका ये केंद्र है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी कह रहा है कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? और जब 10 सेंटीमीटर तक ये आ गए हैं, तो अब ए बी के कारण ए पर कितना कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा? एक चीज़ और सुनिए, कितना प्रतिकर्षण कह रहा है, इसका मतलब दोनों पे समान आवेश होगा, तभी तो प्रतिकर्षण होगा। अगर विपरीत आवेश होता तो क्या होता? आकर्षण बल लगता। अभी क्या कह रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो वो प्रतिकर्षण बल कितना लग रहा है, वो हमें पता करना है। यहाँ पे आवेश जो गोला ए है, गोले ए पर हमें आवेश बता नहीं रखा है कि कितने कूलाम है, तो हम मान लेते हैं कि इस पर आवेश कितना है? Q1 है। और गोले बी पर कितना आवेश है? तो गोले बी पर मान लेते हैं Q2 आवेश है, ठीक है? गोले ए पर Q1 आवेश, गोले बी पर Q2 आवेश। तो इस पर जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, हम कहाँ से निकाल लेंगे? कूलाम के नियम से। और कूलाम का नियम क्या होता है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के क्या हो जाता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, ठीक है? ये हो जाएगा एफ बराबर, जब समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो नियतांक क्या जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम के रख सकते हैं, कप्पा, ठीक है? और इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं आर। कितनी मान लेते हैं? आर। जो 10 सेंटीमीटर दूरी है उसको हम मान लेते हैं आर, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो जो बी के कारण ए पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना? तो कितना बल लगा? ये हो गया समीकरण नंबर एक। तो ए पर बी के कारण कितना बल लग रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। इतना बल लग रहा है बी के कारण ए पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं, फिर आगे काम करते हैं। आगे प्रश्न ये कह रहा है कि उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, चमकीले पर गोले पर चमकीला प्रकाश कुंड डालकर, ठीक है, अंशांकित पर्दे पर बनी इसकी छाया का विक्षेपण मापकर ए तथा गोले बी को चित्र 1.4 बी में दर्शाए अनुसार क्रमशः अनावेशित गोलों सी तथा डी से स्पर्श कराया जाता है, ठीक है? तो अब ये कह रहा है कि जो जो गोला ए है और गोला बी है, तो गोले ए को सी से और गोले बी को डी से स्पर्श कराया जाता है, ठीक है? गोले ए और गोले बी को क्रमशः अनावेशित गोलों सी और डी से स्पर्श कराया जाता है। इसका मतलब है कि गोले ए को गोले सी से, गोले बी को गोले डी से क्या कराया जाता है? स्पर्श कराया जाता है। तो स्थिति ए की बात हो गई। अब स्थिति बी की बात करते हैं। और स्थिति बी में कह रहा है कि जो गोला ए है, ये गोला ए है आपका, और गोला ए जुड़ा हुआ है, कोई स्पर्श कराया गया है गोले सी से, ठीक है? और गोला सी कैसा आवेश है?
गोला सी कैसा है? अनावेशित है। कैसा है? अनावेशित है। ये सी हो गया। अब उसी तरह ये क्या है? गोला बी है और गोले बी को स्पर्श कराया जा रहा है गोले डी से। गोले ए को स्पर्श कराया गया, गोले ए को स्पर्श कराया गया सी से और गोले बी को स्पर्श कराया गया गोले डी से। अब सी और डी क्या है? अनावेशित गोले हैं। देखिए ए पर कितना आवेश था? Q1 था। बी पर कितना आवेश था? Q2 था। गोला सी क्या है? अनावेशित है। इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो जीरो है। इस पर भी कोई चार्ज नहीं है तो जीरो है। ठीक है, कितना है? जीरो है। अब देखिए, अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। हमने जैसे कहा वैसे कर लिया कि गोले ए और गोले बी को क्रमशः सी और डी गोले से क्या कर देना है? स्पर्श करा देना है। हमने ए से सी को स्पर्श करा दिया और बी से डी को स्पर्श करा दिया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, तो आगे प्रश्न ये कह रहा है कि इसके बाद स्पर्श कराया जाता है। तत्पश्चात चित्र 1.4 सी में, अब सी वाले चित्र को देखना है आपको अपनी किताब में दर्शाए अनुसार सी तथा डी को हटाकर, मतलब स्पर्श करा लिया, स्पर्श कराने के बाद सी और डी को हटा लेना है। क्लियर है? हटाने के बाद क्या करना है? आगे देखिएगा कह रहा है तो हटाकर बी को ए के इतना निकट लाया जाता है। सी को डी, ए को ए से सी को, बी से डी को हटा लिया जाता है। हटाने के बाद जो बी है, बी गोले को ए के निकट ले जाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना निकट लाया जाता है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाती है। सी और डी को हटा लिया ए बी से, बी को एक तरफ ले जाना है और इतना दूरी तक ले जाना है कि ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी अब कितनी रह जाए? 5 सेंटीमीटर रह जाए। ठीक है, क्योंकि पहले 10 सेंटीमीटर न थी लेकिन अब कितनी रह जाए? 5 सेंटीमीटर रह जाए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कूलाम के नियम के अनुसार ए का कितना अपेक्षित आकर्षण, सॉरी प्रतिकर्षण है। मतलब अब फिर से आपको पता करना है कि ए पर कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है अब, है ना? स्थिति 3 पर कितना बल लग रहा है। तो गोले ए तथा गोले सी एवं गोले बी तथा गोले डी के साइज सर्वसम है। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो गोला ए है और गोला सी है इन दोनों की साइज एकदम एक जैसी है, एक समान है। जो बी और डी है इन दोनों की साइज भी क्या है? एकदम एक जैसी है। क्लियर है? ठीक है, फिर ए तथा बी के केंद्रों के पृथक्करण की तुलना में इनके साइजों की उपेक्षा कीजिए। ये कह रहा है कि इनके जो केंद्रों के बीच की दूरी है उस दूरी की अपेक्षा ए, जो गोले ए और बी हैं इनकी साइज की उपेक्षा की जा सकती है कि इनकी साइज बहुत कम है इनकी दूरी की अपेक्षा। ठीक है, तो चलिए अब जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि यदि दो वस्तुएं हो और वो एक जैसी हो, एकदम एक जैसी हो, है ना, एक समान हो, तो दो आकृतियां जब एक समान हो, एकदम एक जैसी हो, तो वे अपने आवेश को बराबर बराबर मात्रा में बांट लेती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप के पास 20 रुपए है और आपके दोस्त के पास 30 रुपए है। अब आप दोनों लोग उस दोनों पैसों को जोड़ लीजिए तो कितने रुपए हो गए? तो 50 रुपए हो गए। अब उसको आधा आधा कर लीजिए, तो आधा आप रख लो और आधा अपने दोस्त को दे दो। कितना कितना मिलेगा? 25-25 रुपए मिलेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है, आपके दोस्त के पास 0 रुपए है, तो अब आप क्या करोगे? क्योंकि आधा आधा बांटना है, तो दोस्त के पास 0 रुपए है, आपके पास 10 रुपए है, तो टोटल 10 ही रुपए रहेगा। लेकिन 10 का आधा करके क्या कर देना है? बांट देना है। 5 आपको मिलेगा, 5 आपके दोस्त को मिलेगा। इसी तरह यदि दो आकृतियां हों और एकदम एग्जैक्ट एक जैसी हों, है ना, एक समान हो, सर्वसम हो, सर्वसम का मतलब है एक समान होने चाहिए, एकदम एक जैसी आकृतियां आकार होना चाहिए। तो अगर एक जैसी आकृति और आकार है तो वे आवेश को बराबर मात्रा में क्या कर लेती हैं? बांट लेती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इस वाले की बात करें तो गोले ए पर कितना आवेश है? Q1 आवेश है और गोले सी पर कितना आवेश है? 0 आवेश है। तो इन दोनों को जोड़ के हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। ठीक है, जैसे आपके पास जितना पैसा था, आपके दोस्त के पास जितना पैसा था, आपने दोनों को जोड़ा और दो से क्या कर दिया? भाग कर दिया। फिर जितना आया उतना आपने रखा और उतना अपने दोस्त को दे दिया। उसी तरह अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाले का आवेश कितना था? Q2 आवेश था। डी वाले कितना आवेश था? 0 था। तो Q2 प्लस 2 0 बटा 2 आधा कर देना है। तो जब Q1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? Q1 ही मिलेगा और बटे में 2 मिलेगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? Q2 बटा 2 मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जब सर्वसम आकृतियां होंगी तो वे अपने आवेश को क्या कर लेंगी? बराबर बराबर मात्रा में बांट लेंगी। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा कि इसका मतलब है कि जो गोले ए पर आवेश है वो गोले ए पर आवेश कितना रह गया? पहले तो Q1 था लेकिन अब गोले ए पर आवेश कितना रह गया? ये गोला ए है। ठीक है, और ये गोला आपका सी है। ये गोला आपका बी है और ये गोला आपका डी है। ठीक है, अब पहले इस पर आवेश कितना था? Q1 था। जैसे इसके इसके साथ अनावेशित गोला सी जुड़ा, इसका आवेश कितना हो गया? Q1 बटा 2। ए वाले का आवेश हो गया। इसको ऐसे लिखता हूँ कि ए वाले का आवेश कितना हो गया? Q1 बटा 2। सी वाले का आवेश कितना हो गया? Q1 बटा 2, जबकि पहले क्या था? सी वाले के पास 0 था, कोई भी आवेश नहीं था, लेकिन अब आवेश कितना हो गया? Q1 बटा 2 हो गया। ठीक है, बी वाले का आवेश कितना हो गया? तो Q2 बटा 2 हो गया और डी वाले के पास आवेश कुछ भी नहीं था, लेकिन अब कितना हो गया? Q2 बटा 2 हो गया। दोनों पे बराबर बराबर मात्रा में आवेश क्या हो गया? बट गया। अब तीसरी स्थिति में ये क्या कह रहा है? तो तीसरी स्थिति में कह रहा है, इसको इधर लिखते हैं, स्थिति नंबर सी। ठीक है, तो तीसरी स्थिति में कह रहा है कि अब
सी और डी को हटा लेना है। तो सी और डी को जब हम हटा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए और बी बचेगा। ये हो गया आपके पास ये गोला बचा ए और ये गोला बचा बी। ठीक है, ये गोला ए है और ये गोला बी है। इस पर आवेश कितना है, तो इस पर आवेश है Q1/2 है और इस पर आवेश कितना है, Q2/2 है। ठीक है, क्योंकि वही तो बचा, जब सी और डी को हटा लिया तो इस पर आवेश कितना रह गया, Q1/2 और इस पर आवेश कितना रह गया, Q2/2। तो Q1/2 Q2/2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये कह रहा है कि जो बी है, बी को ए की तरफ ले जाना है और ए की तरफ इतना ले जाना है कि जो इनके केंद्र के बीच की दूरी है वो कितनी रह जाए, तो 5 सेंटीमीटर रह जाए। पहले कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, लेकिन अब कितनी रह जाए, तो अब रह जाए 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है। अब अगर आप यहाँ से दूरी देखें तो पहले कितना था, 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, 10 सेंटीमीटर मतलब आर था, हमने आर मान लिया था। अगर इसका आधा कर दें तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो 2 से 10 को भाग देंगे तो 5, तो r/2। इसका मतलब है कि अब जो ए और बी के बीच की दूरी बची है वो कितनी बची है, r/2 बची है। पहले कितनी थी, r थी, लेकिन अब कितनी है, r/2 थी। पहले 10 सेंटीमीटर थी, लेकिन अब कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो अब बी के कारण ए पर कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, बी के कारण ए पर कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा वो हमें निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो एफ डैश बराबर, पहचान के लिए एफ डैश रख लेते हैं। अब बताइए फार्मूला तो वही होगा, 1/4πε0। ठीक है, इंटू Q1, मतलब पहले ए पर आवेश कितना था, Q1 था तो Q1 आया था, बी पर Q2 था तो Q2 आया था, लेकिन अब ए पर कितना आवेश है, Q1/2 है। तो ये हो जाएगा Q1/2 गुणे बी पर कितना आवेश है, तो Q2/2। ये हो जाएगा Q2/2। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, r/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, एफ डैश बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 का Q2 से गुणा होगा तो Q1 Q2 हो जाएगा, और 2 का 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है r/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि r का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। आपने ऐसा पढ़ा होगा a/b इस पूरे की घात m, तो ये हो जाएगा a की घात m बटा b की घात m, है ना। उसी तरह अब यहाँ पे r/2 इस पूरे की होल घात क्या है, 2 है। इसका मतलब है r की भी घात 2 है और 2 की भी घात 2 है। तो r की घात 2 मतलब हो जाएगा r स्क्वायर और 2 की घात 2 मतलब हो जाएगा 4। तो इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा एफ डैश बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम अच्छे से देखते हैं तो हमें कुछ दिख रहा है। अगर समीकरण 1 और 2 को हम अच्छे से देखें तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पे क्या है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर है। समीकरण 2 में भी क्या है, दूसरे पक्ष में 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर है। इसका मतलब है जितना पहले बल लग रहा था पहली स्थिति में, उतना ही बल लग रहा है दूसरी स्थिति में, उतना ही बल लग रहा है दूसरी स्थिति में। तो पहले आवेश ज्यादा था, अब आवेश क्या हो गया, दोनों पर आधा आधा आवेश हो गया। पहले दूरी 10 सेंटीमीटर थी, अब दूरी क्या हो गई, आधी हो गई। ठीक है, तो पहले जितना बल लग रहा था, प्रतिकर्षण बल लग रहा था बी के कारण ए पर, उतना ही अब भी लग रहा है बी के कारण ए पर। ठीक, उतना ही लग रहा है, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें, लेकिन एक पक्ष क्या है, बराबर है। तो ये पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये एफ डैश और एफ बी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि चूंकि समीकरण, अच्छा इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखे जगह मिल जाए। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि एफ बराबर एफ डैश, एफ बराबर एफ डैश, अर्थात अर्थात स्थिति ए ए एवं स्थिति बी, दोनों स्थितियों में समान परिणाम का प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल गोले बी के कारण बी के कारण गोले ए पर लगेगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्लियर है, हमने देखा कि गोले ए और स्थिति नंबर ए पे जितना बल लग रहा है उतना ही स्थिति नंबर सी पर भी बल लग रहा है। इसका मतलब है कि समान परिणाम का बल लगेगा बी के कारण ए पर, और कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा और मैंने एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, एक एक चीज को समझाने का प्रयास किया है। देखिए समझना क्या है कि जिससे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, गोला ए और गोला बी, हमारे पास दो गोले हैं, दोनों आवेशित हैं। ठीक है, और बी को हम ए की तरफ ले गए हैं और इतना ले गए हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी हो जाए, केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाए। अब यहाँ पे हमने क्या मानना कि गोले ए पर Q1 आवेश है, गोले बी पर कितना आवेश है, Q2 आवेश है, और जो गोले ए
और गोले बी के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसको हमने मान लिया कि r है, ठीक है। जब r है तो अब क्या हुआ, F बराबर हमने क्या निकाला, कूलम्ब के नियम से B के कारण A पर प्रतिकर्षण बल, तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई r²। देखिए जितना गोले B के कारण A पर प्रतिकर्षण बल लगेगा उतना ही गोले A के कारण गोले B पर बल लगेगा, बराबर मात्रा में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो पहले स्थिति में इतना बल लग रहा था, फिर हमने क्या किया, प्रश्न के अनुसार कहा कि जो गोला A है गोला B है, इन दोनों को क्या कर देना है, क्रमशः गोले C और गोले D से स्पर्श करा देना है। हमने गोले A को C से स्पर्श करा दिया, गोले B को D से स्पर्श करा दिया, ठीक है। फिर ये कह रहा था, आगे प्रश्न में कह रहा था कि जो गोला C और ए है ये दोनों एकदम एक जैसे हैं साइज में, और जो गोला डी है ये गोले बी के जैसे एकदम एक जैसा साइज में है। तो क्या करना है, जो गोले, अब आपको पता है, ठीक है, कि यदि दो आकृतियां हैं, ठीक है, और या दो वस्तुएं हैं, वो एकदम एक जैसी हैं साइज में, क्या है, साइज में आकार में एक जैसी हों, तो क्या कर लेती हैं, आवेश को बराबर बराबर बांट लेती हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेश बराबर बराबर मात्रा में बट जाएगा, ठीक है। अब सी और डी कैसी वस्तु थी, अनावेशित थी, तो इन पर आवेश क्या हो गया, सी और डी पर 0 0 आवेश हो गया, जबकि ए पर कितना आवेश था, Q1, बी पर कितना था, Q2 था। हमने क्या किया यहाँ से कि ए पर आवेश Q1 है, सी पर आवेश 0 है, तो ये एक क्या कर रही है, जुड़ रही है, और आकार में एक जैसी है, साइज में एक जैसी है, कि आवेश को बराबर बराबर मात्रा में बांट लेंगी। और ये बांटेंगे कैसे, तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपके पास 20 रुपए है, आपके दोस्त के पास 30 रुपए है, दोनों को जोड़ लेंगे 50 रुपए हो जाएगा, और 50 का आधा कर देना है, और जितना 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 आएगा उतना आपको रखना है, उतना अपने दोस्त को रख देना है, ठीक है। और एक बार ऐसे बता, एक क्वेश्चन अलग से लिया कि अगर आपके पास 10 रुपए है, आपके दोस्त के पास 0 रुपए है, उन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। अब उसका आधा कर दो, आधा करोगे क्या होगा, 5 होगा, तो 5 आपको रखना है, 5 अपने दोस्त को देना है। उसी तरह यहाँ पे आवेश कितना है, Q1 है, यहाँ पे आवेश कितना है, 0 है, यहाँ पे आवेश Q2 है, यहाँ पे आवेश क्या है, डी वाले में 0 है। और ये देखने में मतलब इनकी जो आकृति है वो एकदम एक जैसी है, एक समान है, कि आवेश को क्या करेंगे, बराबर बराबर मात्रा में बांटेंगे। तो बांटने के पहले इन दोनों के आवेश को जोड़ना पड़ेगा, फिर आधा करना पड़ेगा। हमने क्या किया, Q1 + 0 बटा 2 कर दिया, ठीक है, Q2 बटा 0, Q2 + 0 बटा 2 कर दिया, है ना, दोनों को जोड़ दिया, फिर उसका आधा कर दिया। अब Q1 में 0 जोड़ेंगे तो Q1 ही आएगा, तो Q1 बटा 2 हो गया, और Q2 में 0 जोड़ेंगे Q2 ही आएगा, Q2 बटा 2 हो गया। इसका मतलब जो A और C है इनको आवेश कितना कितना मिलेगा, तो जो आवेश A था उस आवेश A का आधा A को मिलेगा, आधा C को मिलेगा। जो B और D को आवेश कितना कितना मिलेगा, तो जो आवेश पहले B का था अब उस B के आवेश का आधा आवेश B को मिलेगा और आधा आवेश D को मिलेगा। इस तरह ऐसा हो जाएगा कि A का आवेश हो जाएगा Q1 बटा 2 और C का आवेश हो जाएगा Q1 बटा 2, B पर आवेश हो जाएगा Q2 बटा 2 और D पर आवेश हो जाएगा Q2 बटा 2, ठीक है। अब प्रश्न फिर आगे कह रहा है कि जो C और D है इनको आप हटा लो, C और D को क्या कर लो, हटा लो, और हटाने के बाद B को A की तरफ इतना ले जाना है कि A और B के केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर रह जाए। C और D को हटा लिए, अब B को ले जाना है, कहाँ की तरफ ले जाना है, एक तरफ ले जाना है, और इतना दूरी तक ले जाना है कि जो A और B है इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी रह जाए, 5 सेंटीमीटर रह जाए। पहले कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक ले गए। अब यहाँ तक ले जाने के बाद हमने देखा कि A पर आवेश Q1 बटा 2 है, B पर आवेश Q2 बटा 2 है, इनके बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। फिर हमने यहाँ पे देखा कि पहले कितनी दूरी थी, पहले 10 सेंटीमीटर दूरी थी, लेकिन अब कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दूरी का आधा हो गया, दूरी का क्या हो गया, आधा हो गया। तो यहाँ पे पहले हमने 10 सेंटीमीटर को r माना था, तो 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, r बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि 10 का आधा ही तो है, और आधा कैसे निकालेंगे, 2 से भाग देके, ठीक है। हमने क्या किया, 2 से भाग दिया तो r बटा 2 हो गया। अब हमने यहाँ पे बल निकाल लिया कि अब कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है B के कारण A पर। तो बल कैसे निकाले, 1/4πε0 इंटू, अब इस पर आवेश कितना था, Q1 बटा 2, Q1 बटा 2 रखे, गुणे इस पर आवेश था Q2 बटा 2, Q2 बटा 2 रखे, और A और B के बीच की दूरी कितनी थी, r बटा 2, तो हमने r बटा 2 का होल स्क्वायर कर दिया। फिर F डैश बराबर 1/4πε0 आया इंटू Q1 Q2, अंश में गुणा हो गया, और हर में हो गया 2 का 2 से 2 दूनी 4 हो गया, बटे में r बटा 2 इस पूरे का होल स्क्वायर है। इसका मतलब r का भी स्क्वायर करना है, 2 का भी स्क्वायर करना है, r का स्क्वायर किए तो r स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो F डैश बराबर क्या बचा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को अच्छे से देखा कि एक पक्ष में लिखा हुआ है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, समीकरण 1 और समीकरण 2 के एक पक्ष बराबर दिख रहा था, तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट क्या हुआ कि F और F डैश क्या है, बराबर है, अर्थात स्थिति A और स्थिति C, ठीक है। अच्छा यहाँ पे C लिखना था, अर्थात स्थिति A एवं स्थिति C दोनों स्थितियों में समान परिणाम का बल का प्रतिकर्षण बल गोले B के कारण गोले A पर लगेगा, ठीक है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया, बहुत ही सरल भाषा का यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो को आगे तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, और हम ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। लाइव भी क्लास चलती है, लाइव क्लास सुबह 4:50 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो लाइव क्लास में भी हम सवाल को लगाते हैं। अगर आप लाइव क्लास नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं से खत्म करते हैं, बंद करते हैं, मिलते हैं कल की नई क्लास में, है ना, नई ऊर्जा नए जोश के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप सब अच्छे रहेंगे तो ही मैं अच्छा रह पाऊंगा, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।